हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में क्लास 10 विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर 8 कार्बनिक और उसके यौगिक। उससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका हम नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो उसके लिए हमने रूढ़ पद्धति में नामकरण वो पढ़ लिया था और व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण को अच्छे से पढ़ लिया था। और आज इस जो पार्ट 5 है उस पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे जो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण, आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण। तो परीक्षा की दृष्टि से ये आईयूपीएसी पद्धति है, उसमें नामकरण है वो महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से इसमें जो नामकरण वो पूछे जाते हैं। अब हमें पता है जो आईयूपीएसी पद्धति है उसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये जो पद्धति होती है इसमें हम कुछ सरल यौगिक जैसे एल्केन व एल्काइन का नामकरण करेंगे। एल्काइन का नामकरण करना सीखेंगे। ये जो तीन यौगिक है सरल यौगिक, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनका नामकरण हम करना सीखेंगे। अब ये जो आईयूपीएसी पद्धति है इसमें जो नामकरण वो किस प्रकार किया जाता है। आईयूपीएसी पद्धति में यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है या हम इसको नामकरण के कौन कौन से चरण होते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि जो पहला चरण है इसमें आईयूपीएसी पद्धति में जो पहला चरण है वो आता है कि हाइड्रोकार्बन का जब नामकरण करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु, हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते समय कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर क्या करते हैं, उसका पूर्वलग्न लिखा जाता है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्वलग्न लिखा जाता है। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमें हाइड्रोकार्बन दिया जाए तो उस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है, उन कार्बन परमाणु की संख्या को गिनना है और गिन के उसका क्या लगाते हैं, पूर्वलग्न है उसका निर्धारण किया जाता है या पूर्वलग्न जो है वो लिखा जाता है। सेकंड जो है अणु में उपस्थित या जो हाइड्रोकार्बन है उसमें उपस्थित अणु में उपस्थित बंध के आधार पर, कौन सा बंध बन रहा है उसके आधार पर तो हम क्या लिख सकते हैं, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर क्या लिखा जाता है, अनुलग्न लिखा जाता है। अनुलग्न लिखा जाता है। बंध के आधार पर क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं। और थर्ड इसमें क्या है, तो तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है, पूर्वलग्न व अनुलग्न को जोड़कर, पूर्वलग्न व अनुलग्न को जोड़कर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है।
तो ये 3 इसमें जो मुख्य बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी होगी, और इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर देते हैं। तो सामान्यतः हम नामकरण का जो सूत्र क्या लिख सकते हैं, नामकरण को सूत्र के रूप में यदि लिखें तो हमने पहले क्या लिखा, पूर्व लग्न, उसके बाद में अनुलग्न, पूर्व लग्न और अनुलग्न, और इन दोनों को लिख के हम कोई भी हाइड्रोकार्बन या अणु है उसका नामकरण कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये पूर्व लग्न और अनुलग्न क्या है, पता होना चाहिए। तो पूर्व लग्न क्या होते हैं, अब जैसे पूर्व लग्न जो कार्बन परमाणु है उनकी संख्या के आधार पर लिखा जाता है। तो पूर्व लग्न हम सामान्यतः इसकी तुलना, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग व प्रत्यय। अब ये जो उपसर्ग होते हैं वो क्या लगते हैं, शब्द है कोई भी शब्द उससे पूर्व लगते हैं, शब्द के पूर्व लगते हैं क्या, उपसर्ग। और प्रत्यय क्या लगते हैं, शब्द के बाद लगने वाले होते हैं। तो उपसर्ग कोई भी शब्द है उसके पहले लगने वाले, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगने वाले होते हैं। इसी प्रकार जो पूर्व लग्न है वो क्या होते हैं, पहले लगने वाले, अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे इनका निर्धारण फिक्स होता है। और अनुलग्न क्या होते हैं, बंध के आधार पे, जैसे कार्बन और कार्बन के परमाणु के मध्य एकल बंध है या द्विबंध है या फिर त्रिबंध है, तो इनके आधार पे इनमें पूर्व लग्न जो अनुलग्न है उसका हम निर्धारण कर सकते हैं। तो ये 3 मुख्य बातें यदि हमें ध्यान में हैं तो हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो पूर्व लग्न है और जो अनुलग्न है उसका निर्धारण है वो किस प्रकार किया जाता है। तो पूर्व लग्न आपको पता है पहले लगते हैं, तो पूर्व का मतलब ही पहले और अनु का मतलब होता है बाद में। तो पहले लगने वाले पूर्व लग्न और बाद में लगने वाले अनुलग्न होते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्व लग्न का निर्धारण, पूर्व लग्न का निर्धारण। तो पूर्व लग्न का निर्धारण जो है वो किस प्रकार किया जाता है, तो इसके निर्धारण को हम देखते हैं एक सारणी के द्वारा समझते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को देखते हैं। तो अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, यानी अणु में कार्बन परमाणु कितने हैं वो हमें यदि पता है तो हम इनके पूर्व लग्न आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखा जाता है, तो हम पूर्व लग्न क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न क्या लिखते हैं। जैसे सबसे पहले यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, 1 यानी कार्बन परमाणु 1 हो, यदि कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, 1 हो, तो एक कार्बन परमाणु के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ। ये हमें अच्छे से याद करना है। फिर जैसे कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, 8। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोप, मेथ 8 प्रोप। और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूट। यदि कार्बन परमाणु 5 है तो इसको क्या लिखते हैं, पेंट। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो इसको क्या लिखते हैं, हेग्स। कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, हेप्ट। क्या लिखा जाता है, हेप्ट। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 8 है तो इसको क्या लिखते हैं, ओक्ट। क्या लिखते हैं, ओक्ट। और 9 है तो उसको क्या लिखते हैं, नॉन। 9 को क्या लिखते हैं, कार्बन परमाणु जब 9 हो तो उसको क्या लिखते हैं, नॉन।
और जब कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, 10 हो, तो 10 को हम क्या लिखते हैं, डेक। क्या लिखते हैं, डेक। तो इस प्रकार हम जो अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे आसानी से जो पूर्व लग्न है उसको हम याद कर सकते हैं या उसका निर्धारण है वो कर सकते हैं। अब बात आती है अनुलग्न का निर्धारण। तो अनुलग्न का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, तो जो इसी में आगे लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न का निर्धारण। तो जो हाइड्रोकार्बन हमें दिया गया है उसमें अनुलग्न है, तो उसका हम निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा था कि कार्बन कार्बन में जो बंध उपस्थित है उस बंध के आधार पे हम अनुलग्न का निर्धारण करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अणु में उपस्थित, तो वही सारणी के द्वारा इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अणु में उपस्थित कार्बन कार्बन बंध, अणु में उपस्थित जो कार्बन कार्बन बंध है उसके आधार पे या उसके प्रकार के आधार पे हम अनुलग्न का निर्धारण कर सकते हैं। बंध के प्रकार के आधार पर, तो बंध का प्रकार कौन सा है, एकल है, द्वि है या त्रिबंध है, तो उसके आधार पे हम इसका आसानी से जो है वो निर्धारण कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो कार्बन कार्बन बंध का प्रकार है तो उसके आधार पे सबसे पहले लेते हैं एल्केन श्रेणी एकल बंध। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एल्केन श्रेणी एकल बंध, और इधर हम क्या लिखेंगे, अनुलग्न। क्या लिखेंगे, अनुलग्न। अब जो एल्केन श्रेणी होती है उस एल्केन श्रेणी में आपको जब भी ये हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा वो इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। एल्केन श्रेणी में जब भी आपको हाइड्रोकार्बन दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है। तो हम इसको आगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे, एन। क्या लिखते हैं, एन, ANE। तो जब आपको कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध दिखे, जैसे इस प्रकार दे रखा है, दो कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध जब भी आपको दिखे तो हमें अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, एन लगाना है। उसके बाद में जो सेकंड है, तो सेकंड में आपको क्या लिखना है, एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। तो इसमें क्या है, द्विबंध। कौन सा बंध होगा, द्विबंध। जैसे आपको इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है, ये कौन सी श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी। कौन सी है, एल्कीन श्रेणी। अब इसका अनुलग्न है वो क्या लगाते हैं, तो अनुलग्न के रूप में इसमें लगता है ईन। क्या लगता है, ईन, ENE। तो इसमें क्या लगाया जाता है, ईन है वो लगाया जाता है। और थर्ड जो है इसमें वो है एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी, इसमें क्या उपस्थित होता है, त्रिबंध। कौन सा बंध उपस्थित होता है, त्रिबंध। तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बंध होगा, त्रिबंध। तो आपको इस प्रकार से जब भी आपको मिले तो हम जो अनुलग्न है वो क्या लगाते हैं, आइन। क्या लगाते हैं, आइन, YNE, आइन या YNE। तो इस प्रकार हम पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन परमाणु की संख्या को गिनकर कर सकते हैं, और अनुलग्न का निर्धारण हाइड्रोकार्बन परमाणु में उपस्थित जो भी कार्बन कार्बन परमाणु है उनमें किस प्रकार का बंध है उस बंध के आधार पे हम अनुलग्न है उसका आसानी से निर्धारण है वो कर सकते हैं।
तो इतना सब करने के बाद आगे हम एक दो चीज़ें और देखते हैं, जैसे कुछ प्रतिस्थापी है उनकी संख्या को भी हम लिख सकते हैं, और प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, उन प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे किया जाता है, वो भी हम आसानी से लिख जो है वो सकते हैं। तो नामकरण पढ़ने से पहले ये पूर्वलग्न और अनुलग्न ये अगर पता है तो हम नामकरण आसानी से किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। तो जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से या जो आपकी जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें सिर्फ जो आपके सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग प्रतिस्थापी है उनसे संबंधित नामकरण पूछे जाते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। तो अगर ये महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी ध्यान में है तो हम आसानी से जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्रतिस्थापी लेते हैं, ध्यान से पढ़ना इसको, CH3, इसका नाम क्या होता है, मेथिल। क्या नाम होता है, मेथिल। उसके बाद में CH2 CH3, CH2 CH3, इसका नाम क्या होता है, एथिल। तो इससे संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में जैसे CH2 CH3, तो ये मेथिल है, ये एथिल है, और ये क्या होगा, प्रोपिल। उसके बाद में जैसे CH2 CH3, इसका नाम होता है ब्यूटिल। तो ये जो प्रतिस्थापी होता है इसका नाम क्या होगा, ब्यूटिल। उसके बाद में जैसे आपको ये दिखा CH3 CH, अगर आपको ये दिखे, ये बंद है यहाँ पे या इस प्रकार हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल। इसमें तो कोई ये एक बंद खाली दिखा रहे हैं, इसका मतलब इससे कोई अन्य श्रृंखला जो है वो जुड़ने वाली है, कार्बन परमाणु जुड़ेगा इनसे, और इसमें यहाँ कार्बन परमाणु जुड़ेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें लिखने में, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल ये होगा। उसके बाद में जैसे ये प्रमुख आपको ध्यान रखने हैं। फिर जैसे हमने लिख दिया Cl, ये क्या होगा, क्लोरो, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। उसके बाद में लिख दिया Br, इसका नाम होगा ब्रोमो। उसके बाद में I, इसका नाम क्या होगा, आयोडो। उसके बाद में F, इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो, या हम डायरेक्ट फ्लोरो भी लिख सकते हैं, फ्लोरो भी इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद में आपके में एक दो और दे रखे हैं, जैसे नाइट्रो दे रखा है, आपके सिलेबस में एक नाइट्रो दे रखा है, इसको लिखते हैं नाइट्रो। तो इस प्रकार आपके सिलेबस में जो प्रतिस्थापी हैं वो इतने महत्वपूर्ण जो प्रतिस्थापी वो दे रखे हैं, और जो नामकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उनमें जो प्रतिस्थापी आपको मिलेंगे वो इन्हीं प्रतिस्थापियों से मिलेंगे, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाले हैं। वैसे तो जैसे साइनो भी होता है, जब भी आपको CN, तो इस प्रकार आपको मिल जाए CN, तो इसको लिखते हैं साइनो भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में सल्फेटो है, नाइट्रेटो, बहुत सारे होते हैं, तो आपको सिर्फ इतने जो हैं वो प्रमुख रूप से याद है, वो करने हैं। अब अगर आपको पूर्वलग्न अच्छे से पता है, उसके बाद में जो अनुलग्न है वो अच्छे से पता है, प्रतिस्थापी है वो अच्छे से पता है, तो आप कोई सा भी कार्बनिक यौगिक
का यदि आईपीएसी नाम पूछा जाए तो आप आसानी से इसका नामकरण कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के कौन कौन से नियम हैं, तो उनके नियमों के आधार पर चलते हुए हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने का जो प्रयास है वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 देखे। अब इसमें सबसे पहले हम किसका नामकरण करेंगे? एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण। और एल्केन का नामकरण करने से पूर्व हमें इसके नामकरण के कुछ जो नियम हैं वो नियम हमें पता होने चाहिए। जैसे इसमें सबसे पहला जो नियम है उससे पहले हमें उसकी 1-2 बातें जानकारी रखने की आवश्यकता है। इसमें देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एल्केन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये मुख्य बात है यहाँ पे जानने के लिए। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक मुख्य जो बात है वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। सेकंड, इसमें आपको जो ध्यान रखना है, जो एल्केन है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। तो ये क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अब इसमें देखो ये जो N दिख रहे हैं Cn, ये N क्या है तो वो हमें पता होना चाहिए। N क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे क्या है? N है। जैसे N बराबर नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणु की संख्या। अब देखो ये जब भी इस प्रकार का सूत्र हमें ध्यान में है तो हम कोई भी संरचना अगर दे रखी है किसकी? एल्केन की, तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? देखना, यहाँ पे N क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। जैसे मान लो यहाँ आपको दे दिया कोई एल्केन, कोई एल्केन क्वेश्चन दे दिया, जैसे कोई एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो क्या लिखिए? एल्केन का सूत्र लिखिए। तो जो भी एल्केन बनेगी उसका हमें क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। तो ये जो हमारे पास एक रामबाण औषधि के रूप में ये सूत्र अगर पता है तो हम कौन सी एल्केन बनेंगी इसका नामकरण हम या जो सूत्र है वो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? N की जगह क्या लिखेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या दे रखी है कितनी? 2। H2 इंटू N का मान क्या है? 2 + 2। तो अब क्या हो जाएगा? C2H, 2 दूणु 4 + 2, तो क्या हो जाएगा? C2H6। तो ये हमारे क्या बन गई? एक एल्कीन बन गई। अब इसमें जो सूत्र है उसके आधार पे हम एल्कीन जो है वो बना सकते हैं या एल्कीन को पहचान सकते हैं। जैसे मान लो अब अगले क्वेश्चन में आपको कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। तो एल्केन का सूत्र लिखिए, सूत्र लगाओ और जो एल्केन है उसका सूत्र बना दो तुरंत। जैसे C, N की जगह हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। H 2 × 3 + 2, तो क्या हो जाएगा? C3H, 3 दूनी 6 + 2, तो क्या हो जाएगा? 8। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एल्केन है उसका सूत्र है वो बन चुका है। तो ये आपको इसका सूत्र ध्यान में रखना है और परीक्षा में ये सूत्र पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो एल्केन है उसका सूत्र लिखिए, या ऐसे पूछ सकता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए, क्योंकि एल्केन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं।
दूसरी चीज़ आपको इसमें ये ध्यान रखनी है। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है इसमें कि इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है एल्केन का? पैराफिन्स। एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है। तो पहली चीज संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और जो थर्ड इसमें जो मुख्य बात है वो आपको ध्यान रखनी है, जो एल्केन होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है। ये मुख्य बात ध्यान रखनी है। 4 बातें इसमें कम से कम ध्यान रखनी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं, और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा? एकल बंध। और जब एकल बंध होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाते हैं। उसके बाद में जो चौथी इसमें बात याद रखनी है, एल्केन का नामकरण करते हैं। एल्केन का नामकरण करते समय क्या लगाते हैं? एल्केन का जब नामकरण किया जाता है तो अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाते हैं? एन लगाया जाता है। एन लगाया जाता है। तो ये 4 अगर बातें ध्यान में हैं तो हम एल्केन कैसा भी हो उसका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। अब देखो आगे इसमें हम देखते हैं कि जो एल्केन का नामकरण हम करते हैं तो एल्केन का नामकरण करने में हमें कौन कौन से नियम है उसका पालन करना अति आवश्यक है, और इन नियमों का हम पालन करके एल्केन है उसका नामकरण कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं एल्केन है उसके नियम। तो एल्केन के नामकरण के नियम। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एल्केन है, एल्केन के नामकरण के नियम। एल्केन के नामकरण के नियम। तो एल्केन के नामकरण में हमें जो पहला नियम ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि इसमें शॉर्ट में लिखेंगे सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद में एक इसमें ध्यान रखना है, लंबी श्रृंखला वही चुननी है जिसमें क्या हो? अधिक प्रतिस्थापी हो। अधिक प्रतिस्थापी हो। तो हम इस लाइन को क्या लिख सकते हैं? अधिक प्रतिस्थापी युक्त सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। यानी जिस श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो तो उस जो अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला है उसका चयन किया जाता है। अब उसके बाद में सेकंड जो है वो अगला जो नियम है, हमने लंबी श्रृंखला का चयन किया और श्रृंखला कौन सी होगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो? अधिक हो। अगला जो हमें नियम ध्यान में रखना है, जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले किसका नामकरण करते हैं? पूर्व लग्न का निर्धारण करते हैं। पूर्व लग्न जब नामकरण किया जाता है तो सबसे पहले पूर्व लग्न है उसका क्या करते हैं? निर्धारण है वो किया जाता है, या पूर्व लग्न का नामकरण है वो किया जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रतिस्थापी है उसको लिख दिया। अब पूर्व लग्न का निर्धारण क्या? जैसे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे कार्बन परमाणु 1 है तो इसको मेथ बोलते हैं, 2 है तो उसको एथ बोलते हैं, 3 है तो उसको प्रोप बोलते हैं, 4 को हम क्या लिखते हैं? ब्यूट, 5 को पेंट। तो इस प्रकार हम निर्धारण कर सकते हैं किसका? पूर्व लग्न का निर्धारण कर सकते हैं। फिर अगला जो नियम हमें ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है कि जब नामकरण करते हैं तो प्रतिस्थापियों का नामकरण पहले किया जाता है। प्रतिस्थापियों
प्रतिस्थापियों का नामकरण पहले करते हैं, प्रतिस्थापियों का नामकरण सबसे पहले किया जाता है। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यदि समान प्रतिस्थापी, ठीक है, यदि समान प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो, चलो यदि समान प्रतिस्थापी की संख्या एक से अधिक हो, तो यदि एक प्रतिस्थापी है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मोनो। और प्रतिस्थापियों की संख्या 2 हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, डाई। और यदि समान प्रतिस्थापियों की संख्या 3 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ट्राई। 4 है तो इसको क्या लिखते हैं, टेट्रा। 5 को पेंटा। 6 प्रतिस्थापी समान है तो उसको क्या लिखते हैं, हेक्सा। 7 प्रतिस्थापी है तो उसको हेप्टा। 8 है तो उसको क्या लिखते हैं, ओक्टा। और 9 प्रतिस्थापी समान है तो उसको क्या लिखते हैं, नोना। और 10 प्रतिस्थापी समान है तो उसको क्या लिखा जाता है, डेका लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापियों का नामकरण पहले करते हैं, और समान प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से अधिक है तो उनके लिए हम निम्न जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं या करते हैं। उसके बाद में इनमें प्रतिस्थापियों में एक नियम आपको ध्यान रखना है। अब देखना, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आपको मिले, अब उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी है उनकी संख्या 2, 3 या 4 या अधिक हो। जैसे 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि 2 हो, 3 हो, 4 हो और वो सभी प्रतिस्थापी क्या हो, अलग अलग हो, तो उस स्थिति में जो नामकरण करते हैं तो हमें प्रतिस्थापियों के नामकरण करने से पूर्व अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होगा उस क्रम को हम फॉलो करते हुए क्या करते हैं, जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको क्या लिखते हैं, हम बाद में लिखते हैं या बाद में लिखा जाता है। और अगला जो नियम इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो मुख्य जो है वो आपको ध्यान रखना है प्रतिस्थापियों का अंकन, प्रतिस्थापियों का अंकन। तो प्रतिस्थापियों को अंक है वो किस प्रकार देने हैं उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो प्रतिस्थापियों के अंकन के लिए हम कौन से नियम का पालन करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई लंबी श्रृंखला है और लंबी श्रृंखला है तो उसमें जो प्रतिस्थापी जब भी आए तो उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई कार्बन की एक चैन है, CH3 है, इधर भी CH3 है, Cl है और ये CH2 है, चलो ये CH है। अब सबसे पहले है श्रृंखला का चयन कर लिया, ठीक है। अब जो प्रतिस्थापी है श्रृंखला से बाहर रहे समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। अब प्रतिस्थापियों का अंकन देना है तो प्रतिस्थापियों का अंकन उस दिशा से दिया जाता है जिस दिशा से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब जैसे हम इधर से देते हैं तो 1, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है। इधर से 1, 2, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी। तो कम अंक इधर से मिल रहे हैं इस दिशा से, तो पहला, सेकंड, तो हम इस प्रकार इसको निर्धारण करते हैं, क्या प्रतिस्थापियों का अंकन किया जाता है या प्रतिस्थापियों को कम अंक मिल जाते हैं। फिर इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि जो प्रतिस्थापी है 2 प्रतिस्थापी है उसको समान अंक मिल रहे हैं, जैसे मान लो इसी को हमने इस प्रकार लिख दिया, ये है Br, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसमें देखो ये श्रृंखला हमने चुन ली। अब श्रृंखला चुन ली तो बाहर ये समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। बाहर ये समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। अब इसको क्या करना है, अंकन देना है। अंकन देने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे 1, 2 नंबर, इधर भी 1, 2 नंबर पे समान अंक मिल रहे हैं
तो समान अंक जब भी मिले ऐसी स्थिति में तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला देखनी है। ये क्लोरो तो इसमें आता है सी, ये ब्रोमो इसमें आता है बी। अब ये बी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, इसका मतलब हम अंक इधर से देंगे। तो इस प्रकार हमें जो प्रतिस्थापियों का अंकन है उसको अंक देने में ध्यान रखना है और अंक देकर हम आसानी से प्रतिस्थापी का नामकरण कर सकते हैं। और जो एक नियम आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि जब भी जैसे दो अंकों के मध्य कोमा, यानी जब भी दो अंक आए तो उनके मध्य क्या लगाना है, कोमा लगाना है। तथा अंक व नाम के मध्य, अगला जो है कोमा, इसका मतलब हम ऐसे लगा देंगे, तथा अंक व नाम के मध्य, अंक व नाम के मध्य हाइफन लगाते हैं। हाइफन, तो हाइफन का मतलब ये जो जोड़ने वाला चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो आईपीएससी पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है, जिसमें हम उनके सामान्य नियम देखे थे किसके, एल्केन के। उसके आधार पे हमने जो पूर्व लग्न है उसका निर्धारण कैसे करते हैं, अनुलग्न का निर्धारण कैसे करते हैं और प्रतिस्थापी है उनकी संख्या को किस प्रकार लिखा जाता है।